नेक्स्ट एपिसोड फाइनल। पाताल लोक की रानी का नोट। मिसेले के पास तीन सबसे बड़े पिरामिड थे। गीजा का महान पिरामिड, खफरे का पिरामिड और मैनकौर का पिरामिड। वे पिरामिड काहिरा से बेहद दूर नहीं थे और कोई मृगतृष्णा ना भी घटित होती तो भी उनकी मृत्यु की रोशनी कुछ समय में अपरिवर्तन के माध्यम से काहिरा के करीब पहुंच सकती थी। वे काहिरा किले के अस्तित्व का मुख्य कारण थे। खफरे के पिरामिड से अटैक 4 चरणों में हुआ। पहला चरण स्नेक डीमंस और बिच्छू डीमन से उत्पीड़न था। एक बार जब उनकी संख्या एक निश्चित लेवल तक कम हो जाती तो अनडेड की फ्रंट लाइन दिखाई देती। जितनी देर तक अनडेड की भूमि और कब्रों पर मौत की रोशनी चमकती, उतने ही अनडेड जागते और पोषित होते। अनडेड के लिए मौत की रोशनी सूरज की रोशनी की तरह थी। जब उनकी धूप भूमि पर चमकती तो मिट्टी को ऊर्जा और जीवन देती। जो अनडेड थे वे क्रूर और आक्रामक होते थे और जीवित मनुष्यों पर बेतहाशा अटैक करते। यह अटैक का दूसरा चरण था। जैसे जैसे भूमि के मृत्यु प्रकाश के संपर्क में आने की अवधि बढ़ती गई, अधिक शक्तिशाली अनडेड लोग सुखदायक प्रकाश से जागते गए। उसी समय अनडेड अधिक शक्तिशाली डिम्नों में विकसित होते गए। ये हाई लेवल अनडेड और मम्मी युद्ध में अधिक बार दिखाई देते थे। हाई लेवल अनडेड के पीछे आमतौर पर अधीनस्थों के बड़े ग्रुप, विशेष रूप से मम्मियों का ग्रुप होता था। मम्मी गुलामों के स्वामी थे और अतीत में उनका एक निश्चित दर्जा था। उनके साथ अनगिनत गुलामों को दफनाया गया। ये मम्मी और अनडेड गुलाम के शहर के लिए असली खतरा थे। वे भूत और लाश की तरह नहीं, जो इंसानों के मैजिक की सीमा में लक्ष्यहीन रूप से घूमते। मम्मियों के नेतृत्व वाली सेना जानती थी कि मानव सेना को सबसे अधिक नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। वे अच्छी तरह से ट्रेंड थे और उन्हें कुलीन माना जाता था। असली लड़ाई तब शुरू हुई जब वह निश्चित संख्या में मम्मियां जाग उठी। ऐसा होने पर हताहतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। उस समय पूरा किला अनडेडों के अटैक की चपेट में आ जाएगा और यहाँ तक कि काहिरा के बाहरी इलाकों में भी उनका झुंड उमड़ पड़ेगा। लड़ाई लंबे टाइम तक चलती रही। देश खून से लाल हो गया। स्थिति इतनी खराब थी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। हालांकि तीसरा चरण सबसे डरावना नहीं था। बचाव करने वाले इंसान तब बर्बाद हो जाएंगे जब चौथा चरण उन पर घोर अंधकार लाएगा। अनडेड मुख्य रूप से मृतकों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वे उन जगहों पर आसानी से पाए जा सकते हैं जहां मौत मौत की मौजूदगी थी। किस प्रकार के स्थानों में मृतकों की संख्या सबसे अधिक थी तथा मृत्यु की उपस्थिति सबसे प्रबल? क्या यह युद्ध का मैदान नहीं था? इसलिए फोर्थ चरण में सैनिक, मैजिशियन और हंटर, जिन्होंने अभी अभी एक कठिन लड़ाई लड़ी थी, वे देखेंगे कि उनके साथ ही जिनके साथ वे लड़ रहे थे भयानक डिम्नों में बदल गए हैं और उन पर झपट पड़े। युद्ध का मैदान जितना ज्यादा समय तक मौत की रोशनी के संपर्क में रहेगा, उतनी ही संभावना है कि अनडेड को पालने वाला तालाब बन जाएगा। अगर मृतकों से समय रहते नहीं निपटा गया और उन्हें सिर्फ एक रात के लिए खुला छोड़ दिया गया, तो वे अनडेडों की सेना में शामिल हो जाएंगे और अगले दिन शहर पर अटैक कर देंगे। यदि चौथे चरण के लिए तैयार नहीं होते तो पूरा शहर ही मृतकों के हाथों में चला जाता। आदर्श जानता था कि युवा मेडुसा को मारने से किले पर सबसे बड़ी आपदा आएंगी। जब युवा मेडुसा की मृत्यु की खबर सांप और बिच्छू राक्षसों तक पहुंची तो वे वापस लौट आए। दूसरे चरण में अवेक हुए zombies के साथ मिलकर अटैक किया। आदर्श ने अपने किए का परिणाम भुगतने पर जोर दिया। एथन भले ही बदमाश हो, लेकिन वो अपनी वजह से सेना, हंटर्स और बाकी मैजिशियनों को खतरे में नहीं डाल सकता था। उसे स्नेक और बिच्छू राक्षसों से निपटने के लिए मजबूर करना था। आदर्श ने डीमन एलिमेंट का यूज करने का फैसला किया। पूरी प्रजाति को पीछे हटाने का एकमात्र तरीका उन्हें बुरी तरह पीटना था। युवा मेडुसा की मौत से ज्यादा बिच्छू भगवान मेडुसा द्वारा उन पर अटैक करने जैसी कोई बात ही सामने आएगी। अगर आदर्श बिच्छू भगवान मेडुसा को खत्म कर सकता है तो बाकी सभी डीमन जीव ढीली रेत की चादर थी। ऐसा कहा जा रहा है कि आदर्श को जल्दी डीमन एलिमेंट का यूज करने की उम्मीद नहीं थी। उसके पास अभी तक एसेंस भरने का मौका भी नहीं था। अगर एसेंस भरा नहीं गया तो न केवल डीमन एलिमेंट कंट्रोल से बाहर हो सकता है, बल्कि इसके यूज के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। वो अंत में अंडरवर्ल्ड का द्वार खोलने में
विफल भी हो सकता है। हालांकि आदर्श के पास कोई और चारा नहीं था। वह एक बार में केवल एक ही कदम उठा सकता था। मुझे लगता है कि हमें डीमन प्राणियों की चिंता हेकेन पर छोड़ देनी चाहिए। अगर वो कमांडरों में से एक है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है ना। हम एंडेडो की सेना को पीछे हटने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जबकि वे अपनी आरामदायक कुर्सियों पर बैठा है और हमारे परिणामों का वेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम सभी पिरामिड में मर जाते हैं तो उन्हें कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन अगर हम सफल हो जाते तो क्या हम उनका सारा बोझ नहीं उठा लेंगे? आहन ने कहा। लेकिन मैंने युवा मेडुसा को मार दिया था, आदर्श ने परेशान नजर से कहा। आदर्श को विश्वास नहीं था कि यदि वह शुरू में ही डीमन एलिमेंट का यूज कर ले तो वह अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोल सकेगा। अरे, हमने गीजा की महान पिरामिड को लगभग खत्म कर दिया था। अगर हमने बेजियांग में गीजा की महान पिरामिड से निपटा नहीं होता तो क्या वे अभी इतनी आरामदायक स्थिति में होते? अगर तुमने क्यों मेडुसा को मार दिया तो कौन परवाह करता है कि ये कमीने अपने देश की चीजों की देखभाल भी नहीं कर सकते जो हमारे देश में मुसीबत खड़ी करने आए। हम पहले से ही दयालु है जब हम उन्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते, आहन ने कहा। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब यह आपके मुंह से निकलता है तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। आदर्श हंस पड़ा। उसने पहले ही युवा मेडुसा को मार डाला था। सैना को सांप और बिच्छू डिमनों की चिंता होगी, उसने इसके बारे में क्यों सोचा और खुद को इतना परेशान क्यों किया? जब दोनों बात कर रहे थे तभी कुणाल आदर्श के पास आया। उसके हाथ में एक नोट था और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। आदर्श, एक महिला ने मुझे यह तुमको देने के लिए कहा था। कुणाल ने उसे नोट सौंप दिया। मैं मिस्र की भाषा नहीं पढ़ सकती। हे भगवान, यह हमारी प्राचीन भाषा में क्यों लिखा है? आदर्श शौक रह गया। यह नोट प्राचीन चीनी भाषा में लिखा गया था। हालांकि अक्षरों में काफी अंतर था, फिर भी वर्ड्स का मतलब समझना पॉसिबल था। मैं इस गड़बड़ी को सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बेहतर होगा कि अब तुम्हारा ध्यान केंद्रित करो और जल्दी से जल्दी पिरामिड में घुस जाओ। अगर तुम अंडरवर्ल्ड का गेट नहीं खोलते तो मुझे यह चेतावनी देने के लिए दोष ना देना कि मेरे लोग जाकर तुम्हारे शहरों को खाली कर सकते हैं। आहन ने शब्दों को पहचानने और उन्हें आधुनिक चीनी में विख्यात करने की पूरी कोशिश की। आदर्श थोड़ा हैरान था। क्या उसका मतलब है कि वो स्नेक डीमन से निपटने जा रही है? आहान और कुणाल ने पूछा। मुझे ऐसा विश्वास है, आदर्श ने कहा। वह कौन है? क्या वो हमारे देश द्वारा यहाँ भेजी गई टॉप एजेंट की तरह है? क्या युवा मेडुसा की माँ कम से कम एक महाशासक लेवल की प्राणी नहीं है? क्या वो वास्तव में से निपट सकती है? आहान ने पूछा। अगर यह वो है तो मुझे ऐसा लगता है, आदर्श ने कहा। एकमात्र व्यक्ति जो उसके लिए पुरानी चीनी भाषा में नोट छोड़ सकता था वह पाताल लोक की रानी थी। प्राचीन राजधानी के अंडर के साम्राज्य में 8 मरे हुए शासक सबसे शक्तिशाली शासक लेवल के प्राणी थे जिन्हें उसने कभी देखा। उसने उनकी भयानक ताकत तब देखी जब उन्होंने गिजा के महान पिरामिड के सामने स्फिंक्स से लड़ाई की थी। पाताल लोक की रानी के पास किसी को अपने वश में करने की क्षमता थी। वह पूरी तरह से अज्ञात भी थी। आदर्श को लगा कि वह नहीं आएगी, लेकिन वह समय रहते आगे बढ़कर उसकी गंदगी साफ करती। वह इससे काफी प्रभावित हुआ। आदर्श, हम एक रूलर लेवल के मेडुसा के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारे दोस्त को इसे अधिक गंभीरता से लेना चाहिए, फैना ने सावधानी से कहा। चिंता मत करो। अगर वह कहती है कि वह उससे निपट सकती है तो हमें सिर्फ पिरामिड में घुसने पर अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करना है, आदर्श ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। पाताल लोक की रानी की ताकत माउंटेन ज़ॉम्बी के बाद दूसरे नंबर पर थी, जबकि स्नेक लॉर्ड मेडुसा सिर्फ एक महान शासक लेवल का प्राणी था। अगर उनके बीच लड़ाई छिड़ गई तो स्नेक लॉर्ड मेडुसा को बुरी तरह पीटा जाने वाला था। यह जानकर बेहद राहत मिली कि कोई तो था, कोई भरोसेमंद महिला भूत जिस पर वह इतनी बड़ी गड़बड़ी करने के बाद भरोसा कर सकता था। अगर उसके पास होता तो वह विहान से 8 मरे हुए शासकों में से एक उधार ले लेता। हो सकता है कि वह माउंटेन ज़ॉम्बी उधार ना ले पाए, लेकिन अगर वह अपने लड़ाकू के रूप में रेड स्केलेटन शासक उधार ले पाता तो यह एक शानदार विचार होता। इसकी बात करें तो अगर पाताल लोक की रानी स्नेक और डीमन
बिच्छुओं से निपटने में बिजी है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हमें पिरामिड के अंदर खुद पर डिपेंड रहना होगा? आदर्श को जल्द ही एहसास हो गया। पिरामिड के अंदर जाना बेहद खतरनाक था। अंदर जाने के बाद बेहद कम लोग जिंदा बच पाए थे। अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडंग साउंड फोके डार्क फिरौन, डार्क स्वॉर्ड मास्टर, बकरी सींग वाले जनरल, बिच्छू भगवान मेडुसा, स्नेक भगवान मेडुसा, लाल सांप गोरगन्स, उनमें से एक भी आदर्श और उसके चालक दल को खत्म करने के लिए काफी था। सौभाग्य से आदर्श के पास अभी भी डीमन एलिमेंट ही था, जो उसको तुरुप का पता था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसे अपनी जान बचाने के लिए डीमन एलिमेंट का यूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा समूह मजबूत नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे को एक बड़ा फायदा भी देता है। तुम्हारे लिए उन मैजिक फॉर्मेशनों से गुजरना आसान है जो हमारे लिए अगम्य है। ज्यादातर फॉर्मेशनों में मजबूत कल्टीवेशन वाले मैजिशियनों के लिए ज्यादा प्रतिरोध है। गीजा के महान पिरामिड के अंदर कई फॉर्मेशन हैं, इसलिए हम पिरामिड के अंदर घुस नहीं पाएंगे, तब भी जब डेथ लाइट आसपास न हो, फैना ने उन चारों से कहा। पिरामिड में प्रतिबंधात्मक फॉर्मेशनें पार्थेन मंदिर में मौजूद फॉर्मेशनों के समान थी। वे ज्यादातर क्योस एलिमेंट की फॉर्मेशनें थी और मजबूत मैजिस्टों के खिलाफ ज्यादा प्रभावी थी। आक्रमणकारियों की कल्टीवेशन जितनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध उतना ही मजबूत होगा। वे मूल रूप से किसी भी निषिद्ध मैजिशियन को पिरामिड में घुसने से रोकते थे, यहाँ तक कि सुपर मैजिशियन भी मैजिक फॉर्मेशनों में अपनी पूरी ताकत का यूज करने के लिए संघर्ष करेंगे। उन फॉर्मेशनों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मिस्र और ग्रीक की प्राचीन सभ्यता के बीच कुछ संबंध थे। यही कारण था कि फैना ने कहा था कि पिरामिड में घुसने के लिए उन्हें केओस एलिमेंट वाले इंसान की जरूरत होगी। बिना केओस मैजिशियन के जब वे फॉर्मेशनों के माध्यम से जाने की कोशिश करते तो वे आसानी से जाल को ट्रिगर कर सकते थे। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल टोटोम बिस्टो के समान एक शक्ति। ग्रुप एक बार फिर बार्गोलैंड की ओर बढ़ गया। वे सनसेट वैली के चारों ओर चले गए और पाताल लोक की रानी के उनके साथ समाप्त होने से पहले स्नेक डेमनों से बचते रहे। वे सनसेट वैली से होते हुए गिसेले में स्वर्ण भूमि पर पहुंचे। जाहिर है, गिसेले में रेत उस राग से बनी थी जो अनगिनत शवों के लंबे समय तक मौत की रोशनी और सूरज की रोशनी के संपर्क में रहने के बाद अंततः राख में बदल गई। जब आदर्श ने चमकती रेत देखी तो वो अपनी रीढ़ की हड्डी में एक बड़ी ठंडक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। सोने की भूमि इतनी विशाल थी, ऐसी चमकदार भूमि बनाने में कितने लोगों की जान लगी होंगी। प्राचीन फराओ वाकई बेहद ज्यादा खर्चीले थे। उनका मानना है कि अपनी महान स्थिति को प्रदर्शित करने का एकमात्र तरीका ऐसी भूमि पर अपनी कब्रें बनाना है। इससे पता चलता है कि वे ब्रह्मांड की सभी चीजों के सच्चे शासक हैं। मेओस ने गंभीर स्वर में कहा। आहन ने गर्व भरे चेहरे से तनी हुई मेओस को देखा। वह उसकी उपस्थिति से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने आदर्श को धक्का दिया और पूछा, क्या लड़की हमारे साथ क्यों जा रही है? मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन पिरामिड में संरचनाएं पार्थेन मंदिर के स्टाररी माउंटेन पथ के साथ फॉर्मेशनों के समान हैं। सुपर मैजिशियन उन फॉर्मेशनों द्वारा बेहद प्रतिबंधित है। अन्यथा तुमको क्या लगता है कि हमने पिरामिड में छिपे रहस्यों का पता नहीं लगाया? यहाँ तक कि निषिद्ध मैजिशियनों सहित इतने सारे एक्सपर्ट की मदद से भी। हेकेन मिस्र की राष्ट्रीय टीम का मुख्य समर्थक है। अगर वे इस तरह के समय में आगे नहीं आते हैं तो और कौन स्वेच्छा से आगे आएगा? आदर्श ने असहाय होकर कहा। म्यूस मिस्र की राष्ट्रीय टीम की वाइस कैप्टन थी। आदर्श न्यूज वेज में अचानक उससे टकरा गया। उसे आश्चर्य हुआ कि हेकेन ने उसे सीधे न्यूज वेज से बुलाया ताकि वह ऑपरेशन में शामिल हो सके। म्यूस तो ठीक है, लेकिन वो परेशान करने वाला छोटा लड़का और वह घमंडी सईद भी यहाँ क्यों है? क्या वे हमारे लिए परेशानी के अलावा कुछ नहीं? आहन ने श्रीव की ओर देखा, जिसे उसने छोटा लड़का कहा, और सईद की ओर, जो स्पष्ट रूप से उसके साथ चलने को तैयार नहीं थे। म्यो, श्रीव और सईद सभी राष्ट्रीय टीम के मेंबर्स थे। उनकी अंडर वाली रणनीति ने उन्हें वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान बेहद ध्यान दिया। अगर उन्हें युद्ध के दीवाने आदर्श का सामना नहीं करना पड़ता तो वे वास्तव में पहला स्थान जीत सकते थे। जनरल हेकेन इतने उदार थे कि उन्होंने अपने देश की इन युवा प्रतिभाओं को आदर्श की कमान में रखा। आदर्श समूह में ज्यादा लोगों को शामिल करने के विचार के खिलाफ नहीं था।
आखिरकार मेओस, शरीफ और सईद अपने देश से ज्यादा परिचित थे। छोटे कद के शरीफ एक शिक्षाविद भी थे, जिन्होंने प्राचीन मिस्र की भाषा पर काफी शोध किया और मिस्र के पिरामिडों के बारे में काफी जानकारी रखता था। तो तुम मुझे बता रहे हो कि इस छोटे ने वास्तव में फिरौन स्प्रिंग का आविष्कार किया? अहन ने अविश्वास में पूछा। हाँ, मैं भी काफी हैरान था, आदर्श ने स्वीकार किया। श्रीव राष्ट्रीय टीम में विशेष रूप से मजबूत नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अनडेड पर यूज करने पर बेहद ध्यान दिया। उन्होंने कुछ अन्य पिरामिडों से एकत्रित एक विशेष ऊर्जा के साथ फिरौन स्प्रिंग का आविष्कार किया। इसने अनडेड एलिमेंट वाले मैजिशियनों को लंबे टाइम तक उनकी ओर से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में अंडरवर्ल्ड डीमन प्राणियों को बुलाने की परमिशन दी। इसमें बेसिक रूप से राष्ट्रीय टीम के प्रत्येक मेंबर को असीमित संख्या में समनिंग टाइट कास्ट करने की क्षमता प्रदान की। वे आदर्श जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके पास फिरौन स्प्रिंग था, जिसका मतलब था कि उनकी लड़ने की क्षमता उनकी वर्तमान कल्टीवेशन लेवल से परे थी। इस बारे में बात करते हुए आदर्श के पास अभी भी कुछ फिरौन स्प्रिंग था। ब्लैक पैंथर ने मिस्र की राष्ट्रीय टीम द्वारा वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान बुलाए गए ज़ॉम्बीज़ से फिरौन स्प्रिंग इकट्ठा किया था और अपने अनुभव बार को भरने के लिए इसे लिया। दुर्भाग्य से वहां उतना फिरौन स्प्रिंग नहीं था। अगर उसके पास थोड़ा और होता तो ब्लैक पेंडेंट एक लेवल ऊपर होने में सक्षम हो सकता था, जिससे आदर्श को तेजी से कल्टीवेशन करने में मदद मिलती। म्यूस, अब मैं यहाँ स्पष्ट कर दूंगा कि ऑपरेशन के दौरान तुमको हर समय मेरे ऑर्डरों का पालन करना होगा। अपने अभिमान और अपने व्यक्तिगत दुर्भावनाओं को हमारे रास्ते में ना आने दे। आदर्श ने मेयोस और अन्य लोगों से सख्ती से कहा। हाँ, इसे अपने लिए बचा कर रखो, हम जानते हैं कि यह मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। मेयोस ने अपना हमेशा से गर्व भरे चेहरे के साथ कहा। सिर्फ एक बेशर्म का इंसान था। जब उसे पता चला कि वे दोनों एक ही नाव पर बंधे हुए हैं, तो उसने पिरामिडों पर अपने मिशनों और प्रयोगों को साझा करना जारी रखा, जो वो काफी छोटी एज से करता आ रहा था। लोगों को पता नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहा, फिर भी उसे उनके साथ जानकारी साझा करने में मजा आ रहा था। सईद की हालत तो और भी खराब थी। उस इंसान का टीम में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके सीनियरों ने उसे टीम में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे निराशाजनक बात यह थी कि सईद ने अभी-अभी अपना मिशन पूरा किया था। वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करने के बाद 2 अच्छी महिला सैनिकों के साथ अच्छा टाइम बिताने वाला था। फिर भी उसे मेजर जनरल गंगमा की मौत का गवाह बनना पड़ा। ऐसा कहा जा रहा है कि सईद को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि यह आदर्श ही था जिसने गंगमा को मारा था और वास्तव में डार्क मटेरियल लाने के लिए उसका यूज किया। अगर उसे सच्चाई पता होती तो वो संभवतः आदर्श से मौके पर ही लड़कर उसे मार डालता। वहां आने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। उसे पिरामिड के अंदर क्या होता है यह जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं, न ही वह युद्ध को समाप्त करने वाला नायक में बनने में दिलचस्पी रखता था। उसके सारे विचार उन 2 महिलाओं के बारे में थे जिन्होंने उसके दिल के तार छेड़ दिए थे। इसके लिए राहत की बात बस इतनी थी कि टीम में नीली आंखों वाली एक सुंदरी थी। सईद का चेहरा अलग अलग तरह की महिलाओं पर बेहद ज्यादा ऊर्जा बर्बाद करने के कारण बेहद पीला पड़ चुका था। यूरोप में नीली आंखों वाली कई वंशावली थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर में नीले रंग का हल्का सा निशान ही था। वे हेडी की तरह कहीं भी आकर्षक नहीं थी। सईद को उस महिला की आंखों में देखना बेहद अच्छा लगा। मैं कहाँ था? ओह ठीक है, सभी सृष्टि के शासक फिरौन हमेशा के लिए जीना और शासन करना चाहता है। इसलिए पिरामिड के जितना करीब होगा सुनहरी रेत उतनी ही मोटी होंगी। तुम देख सकते हो कि गिज़ेले में 3 पिरामिडों के ऊपर का आसमान हमेशा साफ और नीला रहता है, लेकिन तुमको नहीं पता कि उनके आसपास कितनी नफरत है। नफरत कभी कभी एक भयंकर तूफान में बदल जाती है, जो आसपास के हर प्राणियों की हड्डियों और राख को धूल में बदल देती है। यह पहली चीज है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। हमें नफरत के उन तूफानों से दूर रहना चाहिए। शरीफ तूफानों का जिक्र करता था। आदर्श को याद आया कि खुफू ने कहा था कि जब गीजा के महान पिरामिड की सेना आगे बढ़ रही थी तो धरती खून से लाल हो चुकी थी। यह सुनने में वैसा ही लग रहा था जैसा शरीफ फिरौन के सभी प्राणियों पर शासन करने के इरादे का वर्णन कर रहा था। शरीफ, क्या तुम्हें सच में पता है पिरामिड के अंदर क्या है? आहन ने संदेह से पूछा। मैं कभी भी गीजा के महान पिरामिड के अंदर नहीं गया, लेकिन मैं कुछ लो लेवल पिरामिडों में गया हूँ। मैंने उनके बीच कुछ
समानताएं देखी, इसलिए मेरा मानना है कि गिजा के महान पिरामिड में भी वे समानताएं होगी, श्रीव ने तुरंत स्पष्ट किया। इस बारे में बात करें, तुम्हारी टीम जो अंडर की रणनीति का यूज कर रही थी, क्या तुमको वास्तव में अन्य पिरामिडों से फ्रॉन्स स्प्रिंग मिला था? आदर्श ने पूछा। बेशक, पिरामिड में कई अनदेखे रहस्य है, मैं केवल फ्रॉन्स स्प्रिंग को खोदने में कामयाब रहा। फिर भी हमने अंडरवर्ल्ड सॉरी फिर भी हमने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान लगभग हर देश को हरा दिया। अगर हम पिरामिड के अंदर अन्य शक्तिशाली खजाने प्राप्त कर सकते हैं तो हमारा देश कुछ ही टाइम में दुनिया पर राज कर रहा होता। सभी तथाकथित महाशक्ति हमारी उपांग बनने जा रही है, श्रीव ने कहा। तुम दूसरे देशों के सामने जितना चाहे उतना दिखावा कर सकते हो, लेकिन जब बात आदर्श हो और मेरी हो तो तुम वास्तव में कंट्रोल खो देते हो। तुम्हें दिखावा कम करना चाहिए, आहन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हम बस आप लोगों से हार चुके थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रॉन्स स्प्रिंग निश्चित रूप से पिरामिड के अंदर सबसे कीमती खजाना नहीं है। गीजा के महान पिरामिड में निश्चित लेवल से कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया को शॉक कर सकता है। मैं लंबे टाइम से पिरामिड का पता लगाना चाहता था, लेकिन मुझे कभी परमिशन नहीं मिली, श्रीव ने जवाब दिया। उसकी आंखें चमक रही थी। शिव निश्चित रूप से अपने देश की खातिर अपनी जान कुर्बान करने नहीं आया था। वो तो बस पिरामिडों के कट्टर प्रशंसक था। यह कोई बुरी बात नहीं थी। कम से कम वह पिरामिडों के अंदर बिना सिर वाली मक्खी की तरह लक्ष्यहीन होकर तो नहीं भटक रहे होंगे। जाना जवाब बेहद अच्छा है, जवाब सुनकर अच्छा लगा। अहन जैसे ही उसने कीवर्ड सुना बेचैन हो गया। अगर अहन को अपने देश की सेवा मुफ्त में करने के लिए कहा जाए तो वह शहीद की तरह ही रिएक्ट देगा। हालांकि अगर इसमें कुछ लाभ शामिल होते तो यह पूरी तरह से अलग कहानी होती। हाँ, मुझे कुछ रियलाइज हुआ है। आदर्श ने आहन को धक्के दिया और जानबूझकर अपनी आवाज कम कर दी। क्या है, बताओ मुझे। आहन ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया। जब भी आदर्श इस तरह से बात करने लगता तो उसे पता चल गया कि वह कुछ करने वाला है। आहन को पता नहीं था कि वह अचानक इतना एक्साइटेड क्यों हो गया। मिस्र की प्राचीन सभ्यता में हमारे देश के टोटोम विश्व से बेहद समानताएं है। हो सकता है कि हम पिरामिड में कुछ टोटोम शक्ति पा सके, आदर्श ने अनुमान लगाया। आदर्श और आहन अपने देश में टोटोम 20 की खोज में लगे हुए थे, लेकिन टोटोम 20 का विलुप्त होना बेहद गंभीर था। हालांकि वह पता चला कि चीन एकमात्र ऐसा देश नहीं था जहां टोटोम 20 थे, क्योंकि मिस्र टोटोम 20 की प्राचीन शक्ति का अलग अलग तरीकों से यूज कर रही थी। आदर्श का ब्लैक पेंडेंट और आहन का बैक्सिया वुडन क्लैपर दोनों ही प्राचीन ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम थे। क्या तुम सीरियस हो? हमने खुशी से कहा। आहन बक्सिया का उत्तराधिकारी था। जब भी उसे याद आता कि बूढ़ा कछुआ उसकी ताकत के कारण उसे नीची नीच दृष्टि से देखता तो वह नाखुश हो जाता। जब उसने सुना कि पिरामिड में मौजूद खजाना बक्सिया वुडन क्लैपर की शक्तियां को जगाने में सक्षम हो सकता है तो उसकी आंखें चमक उठी। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? जरा सोचो, मौत की यूनानी देवता हेला, मिस्र में स्फिंक्स, चीन में ब्लैक स्नेक और बैक्सिया सभी जादुई सभ्यता के पहली बार प्रकट होने से पहले से ही मौजूद है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे सभी एक ही युग से थे। हो सकता है कि यह एक ही वर्ष न हो, लेकिन उनकी शख्सियत के सोर्स समान है, आदर्श ने कहा। हम्म, क्या तुमने इसे आजमाया है? आहन ने पूछा। मैंने किया। फिरौन स्प्रिंग टोटोम विश्व की शक्ति के साथ काम कर रहा है, आदर्श ने आत्मविश्वास से घोषणा की। फुल ऑफ मैजिक। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, 7 डार्क स्वॉर्ड मास्टर। अगर यह टोटोम स्नेक या ब्लैक स्नेक की शक्ति के अनुकूल है तो मुझे विश्वास है कि यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी। हे भगवान, मुझे नहीं लगा कि हम इतना बड़ा रहस्य जानने जा रहे हैं। अगर हम जिंदा बच गए तो हम दूसरे देशों में जाएंगे और उनके टोटोम की तलाश करेंगे। फिर हम बेहद जल्द ही निश्चित मैजिशियन बन जाएंगे, आहन ने आश्चर्य से। मुझे लगता है कि निश्चित मैजिशियन बनना अभी भी पहुंच से थोड़ा दूर है, लेकिन यह कम से कम हमें टॉप सुपर लेवल हासिल करने में मदद कर सकता है, आदर्श ने सहमति जताई। टोटोम बीस्ट की शक्ति ने आदर्श को अविश्वसनीय लाभ दिए। अगर ब्लैक पेंडेंट आगे अपग्रेड हो सकता है तो आदर्श का मानना है कि उसके पास सुपर मैजिशियन बनने का अच्छा मौका होगा।
एडवांस लेवल और सुपर लेवल के बीच सबसे बड़ा अंतर यही था। कई प्रतिभाशाली लोग अपने दूसरे दशक में एडवांस लेवल के टॉप पर पहुंच गए, फिर भी वे अपने जीवन के बाकी में सुपर लेवल तक नहीं पहुंच पाए। जाहिर है, सारे मैजिशियन के पास सुपर लेवल हासिल करने के लिए अलग अलग मुठभेड़ और तरीके थे। कुछ बेहद दुर्लभ संसाधनों या असाधारण मुठभेड़ों पर निर्भर थे। इसका सीधा सा मतलब था कि किसी एडवांस मैजिशियन के लिए कुछ अविश्वसनीय संसाधन या बेहद अच्छी किस्मत के बिना सुपर लेवल तक पहुंच पाना असंभव। आदर्श, आहान और यहाँ तक कि हेडी भी वर्तमान में एडवांस लेवल के शिखर पर अटके हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी सुपर लेवल के मार्ग की जांच नहीं की। हालांकि यह केवल टाइम की बात थी कि वे अपनी मौजूदा नींव के साथ सुपर लेवल हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर वे 10 या 20 साल तक एडवांस लेवल तक अटके रहे तो यह उन पर बेहद बुरा असर डालेगा। वे साल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। युवा सुपर मैजिशियन भी थे। हेरकासा और मेंटर वाणी बेहद युवा मैजिशियन थे। सुपर लेवल पर पहुंचने के बाद उनके पास सुधार की बेहद गुंजाइश थी। इस बीच आदर्श और अन्य लोगों के लिए सुपर लेवल तक पहुंचे बिना सुधार करना अब मुश्किल था। आदर्श अब बेहद ताकतवर हो चुका था। उसे सुपर लेवल पर सिर्फ एक ही एलिमेंट वाले सुपर मैजिशियन को हराने में कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि अगर उसका सामना सुपर लेवल में दो एलिमेंट वाले किसी इंसान या किसी अनुभवी सुपर मैजिशियन से होता तो वह बिना किसी शक के हार जाएगा। तो आपको इस बारे में शिकायत करना बंद कर देना चाहिए कि मैं आपको जीवन और मृत्यु की स्थितियों में कैसे घसीटता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास करने के लिए कुछ और काम बेहतर नहीं है। तुमको क्या लगता है कि गीजा का महान पिरामिड किस तरह की जगह है? अंदर हर जगह शानदार चीजें हैं। क्या तुमको लगता है कि अगर हम कुछ जोखिम नहीं उठाते तो हमारे सुपर मैजिशियन बनने की संभावना है? आदर्श ने कहा। हाँ ठीक है, तब तक हम टोटोम बिस्टो की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह टोटोम बिस्टो की शक्ति के बारे में बेहद उत्साहित था। तुम दोनों किस बारे में कानाफूसी कर रहे हो? हम नफरत के रात तूफान के साथ क्षेत्र में आ रहे हैं। सावधान रहो कि तुम इसकी चपेट में ना जाओ, अन्यथा तुम तुरंत खा लिए जाओगे, शिव ने कहा। ओह, वास्तव में कुछ नहीं है। हम बस तुलना कर रहे थे कि हेडिया में उस में से कौन ज्यादा मोटी है, आहन ने बेशर्मी से कहा। शिव को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। कुणाल ने कहा, मुझे लगता है कि म्यूस बड़ी है, लेकिन आकार के मामले में हेडी विजेता है। अब आदर्श और आहन की बारी थी कि वह शौक रहेंगे। यह सच था कि एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी संगति से प्रभावित होता है। यहाँ तक कि कुणाल को भी यह एहसास नहीं था कि वह आदर्श और आहन के प्रभाव से मैं अब अपने स्वभाव का दूसरा पक्ष दिखाने लगा था। आगे एक गहरे लाल रंग का बेसिन दिखाई दे रहा था। गिसेले के 3 पिरामिड दूर खड़े थे। ग्रुप दूर से ही उनके भव्यता को महसूस कर सकता था। गीजा का महान पिरामिड सबसे ऊंचा था और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें से सबसे बड़ा। इसके बगल के आकार में सबसे नजदीकी पिरामिड खफरे का था, जिसके किनारे स्फिंक्स था। वह प्राणी स्पष्ट रूप से गहरी नींद में था। अब रेत में ढका हुआ था। यह एक विशाल मूर्ति से अलग नहीं लग रहा था। यह स्फिंक्स है। सौभाग्य से यह अभी सो रहा है, अन्यथा हमारे पास गीजा के महान पिरामिड या खफरे के पिरामिड के करीब पहुंचने का कोई मौका नहीं होता। श्रीव ने दूर की ओर देखते हुए कहा। आदर्श ने कहा, मैंने उसे पहले भी घायल किया है, इसलिए मुझे भी नहीं लगता कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुमने उसे घायल किया? हे भगवान, मैंने पहले किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा, सईद चिल्लाया। मियोस, हेडी और श्रीव ने आदर्श को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। मुझे पता था तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, आदर्श ने उदासीन तरीके से कहा। देख, क्या माउंटेन ज़ोंबी ही वही नहीं था जिसने उसे बुरी तरह पीटा था? आहन फुसफुसाया। यह कमोबेश एक जैसा ही है, आदर्श ने फुसफुसाते हुए कहा। स्फिंक्स पिरामिड की रक्षा करने वाला अंतिम बॉस। अगर वह अलर्ट रहता तो केवल निषिद्ध मैजिशियन ही पिरामिड के पास जा सकते थे। हालांकि निषिद्ध मैजिशियनों को पिरामिड की मैजिक फॉर्मेशनों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता। नतीजन पिरामिड कई सालों तक एक महान रहस्य बना रहा। मुझे डर है कि हमें 2 समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पहली है नफरत की राख जैसा तूफान और दूसरा है डार्क स्वॉर्ड मास्टर। पिरामिड के बाहर 10 स्वॉर्ड मास्टर गश्त कर रहे हैं, श्रीव ने आगे कहा। 7, आदर्श ने उसे सही किया। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे ज्यादा गीजा के महान पिरामिड से के बारे में जानते हो? मैं उसने बड़बड़ाते हुए कहा।
खपरे के पिरामिड के बगल में स्फिंक्स के अलावा गीजा के महान पिरामिड की रक्षा करने वाले 10 स्वॉर्ड मास्टर भी थे। कई मिस्रियों ने इस कहानी के बारे में पहले नहीं सुना था। आदर्श ने क्यों कहा कि उनमें से केवल 7 ही थे? आदर्श ने कहा, उनमें से 3 मर चुके हैं। आदर्श को अच्छे से याद था कि बेजियांग की लड़ाई में डार्क स्वॉर्ड मास्टर में से 3 मारे जा चुके थे। एक को नेदर बॉर्न ड्रैगन ने मार दिया था, जबकि अन्य 2 को माउंटेन ज़ॉम्बी द्वारा फेंके गए फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों ने जमीन पर गिरा दिया और ज़ॉम्बीज और कंकालों ने उन्हें खा लिया। यह असंभव था कि उनके लेवल के प्राणियों को तुरंत बदला जा सके। यहाँ तक कि फूफू के लिए भी अगली सदी में नए डार्क स्वॉर्ड मास्टर की भर्ती करना असंभव था। वे डार्क स्वॉर्ड मास्टर शासक लेवल के प्राणी हैं। उनमें से एक भी हमें टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ बिना किसी कारण के मरने के बजाय वापस चले जाना चाहिए, सईद ने कहा। चिंता मत करो, अब हम यहाँ आ चुके हैं, हम उनसे निपटने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। मेरे पास अभी भी कुछ फिरौन रिंग है। जब हम मैंकोर के पिरामिड पर पहुंचेंगे तो मैं इनका यूज करूंगा। यह मैंकोर के पिरामिड में मम्मियों के बीच लड़ाई को बढ़ावा देगा। डार्क स्वॉर्ड मास्टर 3 पिरामिडों के ऑर्डरों के प्रभारी। मैंकोर के पिरामिड में लड़ाई उन्हें लुभाने वाली है। जब ऐसा होता तो आपको बस पिरामिड पर उस निश्चित स्थान पर चढ़ना होगा और पिरामिड में प्रवेश करने के लिए नफरत की राख द्वारा दान की गई भूतिया ट्रेन लेनी होगी, श्रीव ने कहा। क्या आपने यह नहीं बताया कि घृणा की राख जैसा तूफान कितना भयानक है? हेडी ने भ्रमित चेहरे से पूछा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। फुल ऑफ मैजिक सीजन 3 टाइटल घृणा का राख जैसा तूफान। हाँ, तुम हमें बार बार याद दिलाते रहे कि हम नफरत की राख के तूफान में न फंसे, और अब तुम हमें पिरामिडों में घुसने के लिए कह रहे हो। क्या तुम हमारे साथ बेवकूफी भरा काम कर रहे हो? आहन ने श्रीव की दाढ़ी पर चुटकी काटी। श्रीव ने अपनी कम उम्र के बावजूद जानबूझकर दाढ़ी बढ़ा ली थी। उसकी लंबाई के साथ साथ उसका रूप भी छोटी लड़कियों को डराने वाला था। छोड़ो, दर्द हो रहा है, बस मेरी बात सुनो, श्रीव ने कहा। आहन ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। श्रीव ने जमीन पर अपने चेहरे के बालों के कुछ लटों को दयनीय दृष्टि से देखा। उसने समझाया, पिरामिड फिरौन के मकबरे है, इसलिए वे किसी को भी पिरामिड में घुसने की परमिशन नहीं देंगे। उन्होंने अपने मकबरों को डिजाइन करने के लिए सबसे अच्छे कलाकारों को न केवल इसलिए नियुक्त किया क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी वंशज उनकी पूजा करे और उन्हें सम्मान दे, बल्कि उन्हें मृतकों के अपने शासन में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए भी। क्या तुम बकवास बंद करके सीधे मुद्दे की बात कर सकते हो? आदर्श ने अधिकतर से कहा। वैसे भी जीवित लोग पिरामिड के अंदर कभी नहीं जा सकते। पूरी फॉर्मेशन को कसकर सील कर दिया गया है और मैजिक फॉर्मेशनों द्वारा संरक्षित किया गया है। 10 डार्क स्वॉर्ड मास्टर और स्फिंक्स की पहरेदारी का तो कहना ही क्या। उनकी सुरक्षा आजकल हमारे सैन्य ठिकानों से कहीं ज्यादा अच्छी है। पिरामिड में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता है, और यह भी तब पॉसिबल है जब पिरामिड बाहरी दुनिया से मृतकों की नफरत को अपने अंदर समाहित कर रहा हो। हम जिस जगह पर रहते हैं वहां हवा के वेंटिलेशन की जरूरत होती है। यहाँ तक कि सबसे मजबूत सैन्य अड्डे को भी हवा की जरूरत होती है। मृतकों को भी अपनी कब्रों के अंदर सांस लेने की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन के बजाय वे नफरत, गुस्सा, डर और मौत की मौजूदगी में सांस लेते हैं। पिरामिड के अंदर फिरौन और रईसों की पसंदीदा नफरत का राख तूफान है। मैंने जिन वेंटिलेशन प्लेस की ओर इशारा किया है वे वहां जहां आमतौर पर कभी कभी नफरत की राख का तूफान बनता है। यह हमारे लिए पिरामिड में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है, श्रीव ने दोस्तों को विस्तार से समझाया। यह तो बेहद ही हास्यास्पद है, आहन ने कहा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या हम डार्क स्वॉर्ड मास्टर को बहकाने के बाद सीधे मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर नहीं जा सकते? आदर्श ने पूछा। क्या तुमने कभी दरवाजे वाला पिरामिड देखा है? श्रीव ने जवाब में पूछा। आदर्श ने एक पल के लिए सोचा और उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ महत्वपूर्ण बात बता दी थी। हेडी ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या भूत प्रेत हमें तब नहीं खा जाएंगे जब हम घृणा की राख जैसे तूफान में फंस जाएंगे? इसलिए हमें जीवित मृतकों की तरह वेश धारण करना होगा, श्रीव ने कहा। जरूर, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, आहन ने कहा। नहीं, मेरा मतलब सच में मरने से नहीं था भाई आहन। हम में से कुछ लोग अनडेड एनिमेंट वाले मैजिशियन हैं।
खुद को अनडेड के रूप में छिपाना संभव नहीं है। मेरे पास यहाँ एक कड़वी धूल की मम्मी है। इससे निकलने वाली नफरत की मौजूदगी नफरत के राग के तूफान के अंदर की आत्माओं की नफरत के बराबर है। हमें यहाँ तूफान में यहाँ ले जाएंगी, शिव ने कहा। क्या तुम इसका यूज अन्य पिरामिडों से फ्रॉन स्प्रिंग प्राप्त करने के लिए करते थे? आदर्श ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, यह मिस्र में एक अनोखे अनडेड प्राणी है। यह मेरा अनमोल रतन है, श्रीव ने गर्व से कहा। मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि जनरल हेकेन ने आपको टीम में शामिल करके सही चुनाव किया। आप हमारे बीच एक शक्तिशाली मैजिशियन की तुलना में अधिक विश्वसनीय हैं, आदर्श ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली मैजिशियन भी टेन स्वॉर्ड मास्टर और स्फिंक्स के सामने मरने वाला था। और इस बीच श्रीव ने पिरामिड में प्रवेश करने का रास्ता खोजकर उनकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। मैंकौर का पिरामिड काफी अव्यवस्थित था। आत्माओं के अलावा इसमें स्नेक और डीमन बिच्छू और रेगिस्तान लोमड़ियां भी रहती। कोई नहीं जानता था कि इसका शासक कौन था, क्योंकि फिरौन मैनकोड की मृत्यु उसके वसीयतनामे के अनुसार होने से पहले ही हो चुकी थी। विभिन्न लेवलों और प्रजातियों वाले पिरामिड में अव्यवस्था होना बेहद आम बात थी। अधिकांश जीव फ्रॉन स्प्रिंग में रुचि रखते थे, क्योंकि यह उन्हें आगे विकसित होने की परमिशन देता। श्रीव को अपना खजाना खर्च करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता, ताकि टीम गीजा के महान पिरामिड में प्रवेश कर सके। उन्होंने मैंगोर के पिरामिड के बाहर बचे हुए फिरौन स्प्रिंग वाटर को छिड़का और ऊर्जा के कीमती सोर्स के लिए डिमन प्राणी और अनडेडों के बीच प्रतिस्पर्धा का धैर्यपूर्वक वेट किया। फर्स्ट स्टेप एक बड़ी सफलता थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि टीम में अनडेड मैजिशियन वाले लोग एलिमेंट वाले लोग आसानी से एक खर्चीले अनडेड को बुला सकते थे, ताकि फिरौन स्प्रिंग को मैंगकोड के पिरामिड में लाया जा सके और बोतल खोली जा सके। बाकी लोगों ने को बस गीजा के महान पिरामिड के बाहर वेट करना था। कुछ भयानक चीखों के बाद एक ग्रे तूफानी बादल बनना शुरू हो गया, जो गिसेले की स्वर्ण भूमि के ऊपर घूम रहा था। श्रीव की गणना के अनुसार गीजा का महान पिरामिड लगभग आधे घंटे में वेंटिलेट होने वाला था। उनके पास फिरौन स्प्रिंग की केवल सीमित मात्रा थी। यदि वे अवसर चूक गए तो उनके लिए डार्क स्वॉर्ड मास्टर को अलर्ट किए बिना पिरामिड में घुसना काफी मुश्किल होगा। श्रीव रेत के टीले के ऊपर कुछ लेटा हुआ है, और उसने भ्रमित चेहरे से पूछा। अजीब बात है, पर डार्क स्वॉर्ड मास्टर क्यों गायब है? 7 कुल 7 है, हेडी ने पुष्टि की। वह एक साउंड मैजिशियन थी, इसलिए वह डीमन प्राणियों की उपस्थिति के प्रति बेहद संवेदनशील थी। पिरामिड के जिस तरफ से वे थे वहां 4 डार्क स्वॉर्ड मास्टर थे और बाकी 3 तरफ एक कुल 7 डार्क स्वॉर्ड मास्टर थे, आदर्श ने कहा। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि उनमें से 3 मर चुके हैं, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। बाकी 3 लोग पिरामिड के अंदर गश्त कर रहे होंगे। तुमने बस संख्या का अनुमान लगाया है। मेयोस को आदर्श पर विश्वास नहीं हुआ। आदर्श कुछ नहीं कर सकता था, और अगर मेयोस और बाकी लोग उस पर न विश्वास करने पर अड़े रहते, किसी भी तरह केवल 7 डार्क स्वॉर्ड मास्टर बचे थे। दूर से शोर सुनकर श्रीव ने कहा, लड़ाई छिड़ गई है। आपको फिरौन स्प्रिंग कितने डीमन प्राणियों को अट्रैक्ट कर सकता है? क्या आपको यकीन है कि यह सभी 7 डार्क स्वॉर्ड मास्टर को अपनी ओर आकर्षित करेगा? कुणाल ने चिंतित होकर पूछा। पिरामिड के बाहर डार्क स्वॉर्ड मास्टर एकजुट है। इसके अलावा क्या तुमको सच में लगता है कि उन वफादार सेवकों को फिरौन स्प्रिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है? शिव ने उपहास किया। फिरौन स्प्रिंग अनडेड को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज थी। डार्क स्वॉर्ड मास्टर रूलर लेवल के प्राणियों में सबसे मजबूत नहीं थे, वे भी मजबूत बनने के मौके की उम्मीद कर रहे थे। ये सचमुच चले जा रहे हैं, बेबी ने कहा। गीजा के महान पिरामिड के इर्द गिर्द डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने घूमना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें फिरौन के झरने की खुशबू आ गई है। आओ नफरत के राग के तूफान में चले, हमें जल्दी करना होगा, श्रीव ने कहा। श्रीव ने भागते हुए आगे बढ़कर अनडेडो के लिए मैजिक यूज किया। उसके सामने कुछ जगहों पर खून से लिखे शब्द दिखाई दे। शब्द हवा में उड़ते रहे और उसके दोनों तरफ खून से लिखे शब्दों का एक पन्ना बन गया। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, पिरामिड में जाना। खूनी पन्ना अपने आप पलट गया और उनमें से एक मम्मी प्रकट हुई, जिसकी उपस्थिति बेहद ही भयानक थी।
इससे तीव्र घृणा उत्पन्न हुई, जैसा कि श्रीव ने बताया। इससे अन्य लोग लगभग बेहोश हो गए थे। मेरे अंदर हुए पेट में आओ, श्रीव ने कहा। बीटर डस्ट मम्मी ने अचानक उसके पेट पर हाथ रखा और उसे बेरहमी से फाड़ दिया, जिससे अंदर का घिनौना नजारा सामने आ गया। शिव ने तुरंत ही उस जीव के पेट में प्रवेश किया। दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करते हुए टीम के बाकी मेंबर शांत रहे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका भेष इस तरह बदल जाएगा। जल्दी करो, किस बात का वेट कर रहे हो, अंदर आओ। शिव ने अपना खून से लथपथ सिर पेट से बाहर निकाला जब उसने देखा कि कोई भी उसके पीछे नहीं आ रहा था और दूसरों पर चिल्लाया। टीम के बाकी मेंबर इस दृश्य को देखकर और भी निराश हो गए। उनके ऊपर एक धूसर तूफान बन रहा था जो आकाश में चक्कर लगा रहे हजारों डीमन पक्षियों से बना लग रहा था। उनके शरीर एक दूसरे को छूते नहीं थे और उनके बीच से भी गुजरना संभव था। वे लंबे शरीर वाले प्रेत जैसे थे। उनकी 2/3 आकृतियां एक विशाल डीमन जैसी थी। फिर भी बाकी का हिस्सा धीरे धीरे एक पतली गद्दी के अलावा कुछ नहीं रह गया। उनकी भयानक चीखें गूंजती रही। चीखें उनके दिमाग में घुस गई और उन्हें बहरा कर दिया। यह बताना असंभव था कि तूफान के अंदर कितनी पीड़ित आत्माएं थी। आत्माओं में से हर उस प्राणी को टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा थी जो उनसे ज्यादा आराम से रह रहा था, ताकि दूसरे भी उस यातना को महसूस कर सके जिससे वे गुजर रहे थे। अंदर आओ, नहीं तो हम भी उनमें से एक बन जाएंगे। आदर्श ने बीटर बीस्ट मम्मी के सिर पर छलांग लगा दी। जब उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, कड़वी धूल की मम्मी का आकार लकड़ी की झोपड़ी के बराबर था। उसका पेट उन सभी को समाहित करने के लिए पर्याप्त बड़ा था। उन्होंने अपनी सांस रोक रखी थी ताकि मरे हुए व्यक्ति के पेट के अंदर की सड़ी हुई हवा को अंदर न जाने दे। आदर्श को लगा जब वह पहली बार अंदर गया तो मरे हुए के पेट के अंदर अभी भी कुछ जगह थी। लेकिन जब बाकी टीम अंदर आई तो सभी बेसिक रूप से एक दूसरे से चिपके हुए थे। सौभाग्य से पीटर डस्ट मम्मी की आंतें थोड़ी लचीली थी। इस मुंह के लिए कुछ जगह खाली करने के लिए यह थोड़ा फूल गया। श्रीव ने दूसरों से कहा, ज्यादा सांस ना लेने की कोशिश करो, मैं घाव को सील करने जा रहा हूं। लानत है मुझे, तुम्हारा क्या मतलब है कि ज्यादा सांस ना लेने की कोशिश करो? क्या उनके ऑक्सीजन सेवन को कंट्रोल करना संभव था? श्रीव ने दूसरों की शिकायत से पहले ही अपने नौकर के घाव को भरने के लिए मैजिक कर दिया, जिससे बीटर डस्ट मम्मी के पेट का घाव बंद हो गया। तड़पती आत्माएं आसमान से नीचे उतरी। ऐसा लगा जैसे आसमान में भूरे बादल अचानक जमीन पर गिर पड़े हो। भयानक चीखें उनके कानों में सायरन की तरह गूंज रही थी। उन्हें लगा जैसे उनके सिर फटने वाले हैं। पीड़ित आत्माओं ने स्पष्ट रूप से जीवित इंसानों की गंध को महसूस किया। कई वर्षों से किसी जीवित प्राणी ने गिसेले के पिरामिड के आसपास पैर नहीं रखा। पीड़ित आत्माओं को कुछ टाइम से अपनी घृणा को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। वे सभी बेतहाशा जमीन पर गोते लगा रहे थे। हालांकि जैसे ही बीटर डस्ट मम्मी का पेट बंद हुआ, जीवित मनुष्यों की गंध भी गायब हो गई। जीवित इंसानों की एक अनोखी गंध होती थी। इसके अलावा वे जो हवा छोड़ते थे वह भी ज़ॉम्बीज से अलग थी। ज़ॉम्बीज और पीड़ित आत्माएं जीवित प्राणियों का पता लगाने के लिए इन अंतरों का यूज करती थी, क्योंकि उनकी दृष्टि उतनी विश्वसनीय नहीं थी। कुछ के पास तो आंखें भी नहीं थी। एक विशाल पीड़ित आत्मा ने अपना चेहरा बीस डस्ट मम्मी के करीब रखा तो कुछ समय के लिए दिखाई दिए जीवित मनुष्यों की गंध को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह बीते डस्ट मम्मी से केवल सड़ा हुआ गंध ही महसूस कर पा रही थी। पीड़ित आत्मा संतुष्ट नहीं थी। उसे अंततः अखबार के कुछ टुकड़े मिल गए उन जिन्हें फाड़कर वह अपनी ऊब दूर कर सकती थी। उसे इस बात से असंतोष था कि विशाल कड़वी धूल ने पहले ही जीवित प्राणियों को खा लिया था। बाकी पीड़ित आत्माएं भी आसपास ही घूम रही थी। उन्हें इस बात का अफसोस था कि वे थोड़ी देर से आई। बीटर डस्ट मम्मी ने पहले ही शुरुआत कर दी थी। ये प्रतिशोधी आत्माएं इतनी बुद्धिमान नहीं थी। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि अब कोई भोजन नहीं बचा है, वे वहां से चले गए। गीजा के महान पिरामिड की दीवारों के साथ एक निश्चित स्थान से एक सुनहरा पत्थर धीरे धीरे खिसक गया, जिससे एक काला छेद दिखाई दिया। आसपास की धूल जल्द ही एक भवन में छेद में खींची जा रही थी। पहले सर्पिल धूल को देखे बिना छेद को पहचानना मुश्किल था, जो एक छोटे से क्षेत्र से लेकर 1 किलोमीटर तक फैली हुई थी। पिरामिड पर एक छोटा छेद एक छोटी सी फनल की तरह था, जिसमें एक विशाल सुनहरा बवंडर बह रहा था।
जो रेत और आसपास की पीड़ित आत्माओं को पिरामिड में खींच रहा था। आसपास की पीड़ित आत्माएं यह देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागी। उनकी नजर में पिरामिड में घसीटे जाने का मतलब था कि मांस की चक्की में घसीटे जाना है। उनकी आत्माएं निश्चित रूप से बिखर जाएंगी और टूट जाएगी। उन्होंने तैरकर दूर जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फनल का बल बढ़ता ही जा रहा था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने अपने दायरे में रेगिस्तान की रेत की मोटी परत को भी छील दिया। तड़पती आत्माएं और दूर दूर तक भटकती अकेली आत्माएं, सभी को छेद में घसीट लिया गया। नफरत का धूसर बादल काफी समय से जमा हुआ था, फिर भी इसे धीरे धीरे पिरामिड के अंदर अथाह छेद में घसीटा गया। पीड़ित आत्माएं मछलियों के झुंड की तरह थी, जिन्हें धारा बहा ले जा रही थी। वे चाहे जितनी भी कोशिश करे, वे मुक्त नहीं हो पा रही। समूह के कानों में लगातार दर्द भरी चींखें गूंज रही थी। बीटर डस्ट मम्मी को भी भारी बल द्वारा छेद में घसीटा गया। उसका संकीर्ण और घिनौना पेट घूमता रहा। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि शरीर ने उन्हें कम सांस लेने के लिए क्यों कहा। जब मम्मी के पेट में इचोर और आंतें इधर उधर घूम रही थी, तो वो उनसे सांस लेने की उम्मीद कैसे कर सकता था। अंडरवर्ल्ड में इस सुविधाजनक सवारी को लेने के बाद हर कोई मतली से पीड़ित था। सवारी बेहद लंबे टाइम तक चली। घोर अंधकार और तेज आवाजों के बीच उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनकी योजना काम करेगी या सवारी वास्तव में उन्हें सीधे नर्क में लेगी। किसी भी तरह आदर्श को लग रहा था कि बहुत जल्द ही बेहोश होने वाला था। बीटा डस्ट मम्मी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बेहद कम था। अंदर मौजूद लोगों को यातना के कारण दम घुट रहा था। कुछ लोगों को तो पेट फाड़कर भागने की इच्छा भी हो रही थी। एक जोरदार विस्फोट के बाद कुछ फट गया। आदर्श को बस इतना पता था कि वो उड़ गया और फिर एक मजबूत दीवार से जा टकराया। उसका सिर घूम रहा था और वह दिशा निर्देश भी नहीं समझ पा रहा था। कुछ मिनटों के बाद आखिरकार उसकी दृष्टि ठीक हो गई और उसने टुकड़ों को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। आदर्श को पता था कि पिरामिड के अंदर खतरा भरा हुआ है। उसने जल्दी से अपने आसपास की जगह की जांच की और खुद को एक चौकोर छिपे हुए कक्ष में पाया। वह चारों ओर से मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था, जिनके किनारे एकदम सटीक थे। दीवारों को बनाने वाले पत्थरों के बीच की खाई बाल के एक कतरे की चौड़ाई से भी छोटी थी। हेलो, सब लोग कहाँ हैं? आदर्श चिल्लाया। मैं तुम्हारे पैरों के नीचे हूँ। आहन की आवाज उसके नीचे से आई। आदर्श ने जल्दी से एक तरफ कदम बढ़ाया और आहन को जमीन पर पड़ा देखा। वह बदबूदार भू से ढका हुआ था। वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीने की इच्छा खो दी हो। आहन, जल्दी करो और मुझे धोने के लिए वाटर स्पिल यूज करो, यह भयानक लग रहा है। आदर्श ने उसे डांटा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर हो चुका है। तुम मेरे साथ शावर जैसा बिहेव कर रहे हो। आहन ने श्राप दिया। बड़बड़ाहट के बावजूद आहन ने फिर से वाटर बैरियर डाला। वाटर रिबन की तरह उनके पास से बहता हुआ उन्हें साफ कर देता है। जब उनके शरीर में चिपचिपा पदार्थ धुल गया तो उन्हें बेहद अच्छा महसूस हुआ। आहन ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम गोबर ले जा रहे थे वाहन में जो चट्टान से गिर गया? आदर्श ने कहा, हम बाद में बात करेंगे, बाकी लोगों को भी ढूंढते हैं। अगर वे मर चुके हैं तो हमें कोई रास्ता निकालना होगा। आहन ने कहा, बेहद अंधेरा है, आग जलाओ। तुम बकवास लाइट मैजिशियन हो। ओह ठीक है। आहन ने एक चमकदार रोशनी हवा में उछाली। यह उस क्षेत्र पर चमक उठी और अंधेरे और बर्फीले ठंडे कक्ष को भर दिया। रोशनी उनके आसपास फैल गई और कुछ अजीबो गरीब आकार के खोखली आंखों वाले दुबले पतले जीव दिखाई दिए। वे खून से सने हुए और कुल्हाड़ी पकड़े हुए थे। इन अजीब जीवों ने अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाया और हवा में रोशनी को घूरते रहे, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने पहली कभी ऐसा नहीं देखा था। जीव जल्दी ही आदर्श और आहन की ओर मुड़ गए, जिन्होंने मैजिक डाला था। एक बर्फीला हथियारी मंशा और घृणा तुरंत सभी दिशाओं से उन पर आ गिरी, जैसे दो मोटे खरगोश भूखे मांस खाने वाले राक्षसों के झुंड के बीच गिर गए हो। बकवास, हम राक्षसों से भरे गड्ढे में गिर गए हैं। आहन ने डर के मारे उछलते हुए कहा, क्या यह वेंटिलेशन छेद नहीं था? यहाँ इतने सारे डीमन क्यों थे? ये कब्र पर अत्याचार करने वाले लोग हैं। वे अकेली आत्माओं को पकड़ने के लिए जिम्मेदार है। आदर्श बड़बड़ाया। कब्र पर अत्याचार करने वाले लोग आमतौर पर बाहरी दुनिया में नहीं देखे जा सकते थे। वे अपना ज्यादातर टाइम विशाल कब्रों में रहकर अपने स्वामियों के लिए काम करके बिताते थे।
मरे हुओं के एक महत्वाकांक्षी शासक को न केवल अपनी सेना का आकार बढ़ाने के लिए जीवित प्राणी को मारने की जरूरत थी, बल्कि उसे अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए कमजोर ज़ॉम्बीज को अपनी कब्र में घसीटने की भी जरूरत थी। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, विस्मृति का द्वीप। आदर्श, आदर्श, श्रीव की आवाज उनके पीछे से आई। आहन और आदर्श एक महायुद्ध शुरू करने के लिए तैयार थे जब आदमी ने उन्हें रोक दिया। उन पर अटैक मत करना, इन कब्र यातना देने वालों को जीवित इंसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शिव ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है वे हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? आहन ने कहा। उनके पास आंखें नहीं है, वे सिर्फ हमारी ओर देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी जीवित चीज को नहीं देखा। ये कब्रों पर अत्याचार करने वाले इतने बुद्धिमान नहीं है, वे पिरामिड में सबसे छोटे लेवल के प्राणी हैं, यहाँ तक कि गुलामों से भी बदतर, शिव ने कहा। जब तुम बात करो तो मुझसे दूर रहो, तुम एक बेहद ही बदबूदार इंसान हो, आदर्श ने कहा। बाकी लोग कहाँ हैं? आसपास। बाकी लोग जल्द ही फिर से इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि कब्र पर अत्याचार करने वालों ने उन पर अटैक करने की पहल नहीं की। वे सिर्फ भयानक दिखने वाले डिमनों का एक ग्रुप थे जो इंसानों को उनके इलाके से दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। पिरामिड में घसीटे गए पीड़ित आत्माएं अभी भी उनके ऊपर चक्कर लगा रही थी। एक दर्जन कब्र यातना चक्र अचानक हवा में कूद पड़े और अपने हुक्कों से प्रतिशोधी आत्माओं के ग्रुप को जमीन पर खींच लिया। कब्र पर यातना देने वाले लोग जमीन पर उतरने के बाद क्रूर रसोइये बन के उनकी कुल्हाड़ियां पीड़ित आत्माओं के खिलाफ बेहद कारगर थी। उन्होंने कुछ ही टाइम में विशाल पीड़ित आत्माओं के अंगों को काट दिया। वे अंततः सार के कणों में बदल गए, जैसे ही हरे ओस की एक बूंद जो कक्ष के केंद्र में स्थित कुंड में गिर रही थी। वे अपने सार को पुनः प्राप्त करने के लिए पीड़ित आत्माओं को मार रहे हैं। यह एक चैनल के माध्यम से बहेगा जो विशेष रूप से उनके लिए डिजाइन किया गया था। दूसरे पुल में जो लगातार हेल हाउंड की फ्लेम से उबलता रहता है, जो इसे मृतकों के सार में अपग्रेड करेगा। इसे लगातार फिरौन के ताबूतों में डाला जा रहा है जहां फिरौन गहरी नींद में है। कुछ 100 वर्षों के संपर्क के बाद उनकी कल्टीवेशन में सुधार होगा, शिव ने समझाया। आदर्श ने स्पष्टीकरण सुनने के बाद अपने होठों को चिपकाया। ये फिरौन वाकई बेहद ज्यादा खर्चीले थे। उनके पास बर्तन उबालने और मरने के बाद उन्हें गर्म रखने के लिए गुलामों का एक ग्रुप भी था। उनकी चिंता मत करो, ये सिर्फ सर्वेंट लेवल के नौकर है जो पिरामिड में छोटे लेवलों के काम को दोहराते रहते हैं। गीजा के महान पिरामिड में इस तरह की कम से कम कुछ 100 कार्यशालाएं है, शिव ने आगे कहा। क्या अंडरवर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के गुलाम हैं? आदर्श ने जल्दी से पूछा। हाँ, वे सभी फिरौन की सेवा करते हैं, सबसे निचले लेवल के कब्रों को यातना देने वालों से लेकर कब्रों को सजाने वालों तक, फिर अंडरवर्ल्ड योद्धा और योग तक। औसत पिरामिडों में उसमें से 10,000 है। फिरौन के राजा की कब्र की तो बात ही छोड़िए। अगर हम इन चीजों को मानने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं तो हमें 100 साल से ज्यादा टाइम लगेगा, शिव ने जवाब दिया। वे निश्चित रूप से जीवित लोगों की तुलना में अधिक आरामदायक जीवन जी रहे हैं। पुराने समाज को बुराई की जड़ बताइए, आहन बड़बड़ाया। अब हम क्या करें? हेडी ने पूछा। हम मृतकों के साथ के नवीनतम बैच के अपग्रेड होने का वेट करेंगे। अंडरवर्ल्ड योद्धाओं का एक ग्रुप आएगा और अवशेष को ले जाएगा। वे हमें इस कक्ष से बाहर ले जाएंगे, फिर हम अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार की तलाश कर सकते हैं, शिव ने कहा। अवशेष? हेडी उलझन में थी। अगर फिरौन मांस खा लेता है तो उसके अधीन अन्य लोग भी बचे हुए सूप को साझा कर सकते हैं, है ना? अन्यथा तुमको कैसे लगता है इस तरह के विशाल मकबरे में इतने सारे शक्तिशाली ज़ॉम्बीज हो सकते हैं? शिव ने कहा। ओह, कब्र पर यातना देने वालों के बारे में क्या? हेडी ने पूछा। वे, उन्हें और क्या मिल सकता है? वे हमेशा के लिए गुलाम बनने के लिए अभिशप्त है। उन्हें कभी पदोन्नत नहीं किया जा सकता, ना ही वे अपनी भूमिकाओं से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें अपना काम मजेदार लगता है। यहाँ खींचे जाने के बाद सबसे मजबूत प्रतिशोध की आत्मा भी उनके कंट्रोल में है, शिव ने कहा। आदर्श ने सोचा कि अगर वह यहाँ होता तो क्या पाताल लोक की रानी भी पीड़ित आत्माओं की तरह ही दयनीय अंत को साझा करती?
आखिरकार भले ही ये कब्र यातना करता लड़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके पास आत्माओं के खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार थे। म्यूस ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, इसकी बात करते हुए, क्या तुम जानते हो कि अंडरवर्ल्ड का दरवाजा कहाँ है? मैंने फिरौन द्वारा छोड़े गए कई प्राचीन अभिलेख पढ़े हैं। मैंने गिसेले में 3 फिरौन पर गहन शोध भी किया। खुफू ने एक बार उनसे कहा था कि दुनिया का अंत कड़वाहट के सागर के अंत में है। यदि तुम वहां सूर्य से विपरीत दिशा में मुंह करके देखते हैं तो आपको डार्क शोर दिखाई देगा जहां अमर लोग रहते हैं, श्रीव ने कहा। कड़वाहट का सागर, क्या यह अस्तित्व में भी है? एडी ने पूछा। कड़वाहट का सागर लाल सागर पर एक द्वीप को संदर्भित करता है, विस्मृति का द्वीप। पास का पानी अरबों जीवित प्राणियों के आंसू से बना है, आदर्श ने बीच में कहा। आदर्श ने पार्थिव मंदिर में रहते हुए इस कहानी के बारे में पढ़ा। मृत्यु के यूनानी देवता हेला ने आदर्श को उनकी पहली मुलाकात के दौरान काफी झटका दिया। आदर्श ने जानबूझकर पार्थिव मंदिर में रहस्यमय प्राणी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। ओब्लियन द्वीप पर एक राक्षस है, उसका नाम हेला, जो अंधकार की दुनिया का संरक्षक है। अगर तुम उसे बता दोगे कि तुम अंडरवर्ल्ड जा रहे हो तो वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा, शिव ने सहमति जताई। हम यहाँ इन प्राचीन कहानियों पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? वास्तव में अंडरवर्ल्ड का दरवाजा कहाँ है? भाई, हम पिरामिड के अंदर है, लाल सागर पर नहीं, आदर आहन ने अधीरता से कहा। अंडरवर्ल्ड का असली प्रवेश द्वार विस्मृति द्वीप, यह वह प्रवेश द्वार है जिसे हम खोलने की योजना बना रहे हैं, लेकिन कोई भी लाल सागर में से विस्मृति द्वीप को नहीं देख सकता। विस्मृति द्वीप केवल तभी दिखाई देगा जब गीजा के महान पिरामिड की मौत की रोशनी लाल सागर पर चमक रही होगी। एक बार जब हम मृत्यु प्रकाश की मदद से विस्मृति द्वीप को खोज लेंगे तो हम अंडरवर्ल्ड का दरवाजा भी खोज लेंगे, शिव ने घोषणा की। आदर्श को अंडरवर्ल्ड के गेट के बारे में सिर्फ कुछ जानकारी ही पता थी। शिव की व्याख्या सुनने के बाद वो आखिरकार उन सभी जानकारी को एक साथ जोड़ने में कामयाब हो गया। मैं आखिर क्या सुन रहा हूँ? आहन पूरी तरह से उलझन में था। आहन, गीजा का महान पिरामिड पीछे का दरवाजा है, जबकि लाल सागर पर विस्मृति का द्वीप सामने का दरवाजा है। हालांकि सामने के दरवाजे की चाबी खुफू के हाथ में है, आदर्श ने उसे समझाया। गीजा के महान पिरामिड के अंदर अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार को खोलना बेकार था। प्राचीन राजधानी से ज़ॉम्बीज़ पिरामिड में जबरन घुसने का कोई रास्ता नहीं था। प्राचीन राजधानी के ज़ॉम्बीज़ के लिए अंडरवर्ल्ड तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता विस्मृति द्वीप पर स्थित द्वार से होकर जाता था। इसका मतलब है गीजा का महान पिरामिड एक ऐसा तंत्र है जो विस्मृति द्वीप को प्रकट करेगा। डॉन और डस्क कंपास, जब हाथ सूर्यास्त की ओर इशारा करता है तो यह तारों की रोशनी की मौत की रोशनी में बदल देगा। हमें बस हाथ को लाल सागर की ओर इंगित करना है ताकि मौत की रोशनी उस ओर आ जाए। विस्मृति का द्वीप अपने आप प्रकट हो जाएगा, शिव ने आत्मविश्वास से कहा। यह सब गड़बड़ है, बस हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, सईद ने अधीरता से आह भरी। क्या विस्मृति द्वीप डार्क प्लेन पर का क्या विस्मृति द्वीप डार्क प्लेन का प्रवेश द्वार है? केडी ने पूछा। केडी विभिन्न विमानों से परिचित थी क्योंकि वह एक आयामी मैजिशियन थी। जिस दुनिया में वे रहते थे वह अलग अलग प्लेन थे। सत्याम प्लेन डार्क प्लेन और समन बीच प्लेन था, अन्यथा समन बीच और अनडेड आमतौर पर कहां से आते? अंडरवर्ल्ड को एक अलग प्लेन माना जाता था जो डार्क प्लेन से अलग हो गया, लेकिन अफवाहों के अनुसार अंडरवर्ल्ड और डार्क प्लेन वास्तव में जुड़े हुए थे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।